नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेटी निंजा क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमटीएस, सीएसआईआर, सीएचएसएल बेस्ड टॉपिक। तो आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके भी कहते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको हम बता दें, सबसे पहले हमारे पास जो जीके क्वेश्चन बनते हैं वो इन 8 जगह से बनते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स। अब आपको यहाँ पे बता दें स्टैटिक जीके क्या होता है। स्टैटिक जीके बेसिकली ये होते हैं जो कभी चेंज ही नहीं होने वाले, जैसे कि नेशनल करेंसी हो गए, नेशनल बर्ड हो गए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये जो होते हैं स्टैटिक जीके में आते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली आज जो हम सेशन में पढ़ने वाले हैं वो साइंस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इन साइंस बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली बनता है 3 जगह से क्वेश्चन बनता है, जियोलॉजी, बॉटनी एंड ह्यूमनटॉमी। इन 3 जगह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं इन पेपरों में। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को पढ़ना बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि मानव ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा लीवर। आपका सही उत्तर होगा लीवर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के किस भाग को केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है, तब भी उसका सही उत्तर होगा लीवर ही सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है, तब भी लीवर ही इसका सही उत्तर होगा। इसका आपको बता दें, इसका तकरीबन जो वजन होता है 1.2 केजी से लेकर के तकरीबन 1.5 केजी तक होता है इसका वजन। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सही उत्तर लीवर ही होगा। वो 3 क्वेश्चन है, पहला तो आप पढ़ ही रहे हैं, मानव शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है, सॉरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अगर तब भी लीवर होगा। मानव शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है, तब भी लीवर होगा। मानव शरीर की किस भाग को केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, तब भी उसका सही उत्तर लीवर ही होगा। आगे बढ़ते हैं नए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सही उत्तर है विटामिन डी। रक्त को शुद्ध करने वाले अंग कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, फेफड़ा। देखो हृदय तो भाई हो नहीं सकता, क्योंकि हृदय जो है रक्त को बनाता है। मस्तिष्क तो कहीं से नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से सही उत्तर है आपका गुर्दा। गुर्दा को हम किडनी भी कहते हैं, आपको बता दें इसको किडनी भी कहते हैं। और अगर आपको मैं बताऊं, ये एक दिन में मतलब कि एक दिन में तकरीबन ये जो है 50 गैलन ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये किडनी क्या क्या प्यूरिफाई करता है ब्लड में? एक्स्ट्रा वाटर को हमारे जो है ब्लड से निकालता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को निकालता है, वेस्ट सॉल्ट को निकालता है और टॉक्सिन को रिमूव करता है हमारे खून से। और इन सबको यूरिन फॉर्म के जरिए से, यूरिन की मदद से, मतलब यूरिन के जरिए इन जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं सबको बाहर निकाल देता है हमारे मानव शरीर से। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? देखिए यहाँ दहन मतलब कंबशन हो गया, मतलब इसका मतलब परिवर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन आप जानते हैं क्या होता है भाई, किसी चीज से टकरा के वापस जाना। तो इससे तो कहीं से ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है सूर्य की। चलिए यानी कि इसको कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन कहते हैं। और इसको कहते हैं अपवर्तन मतलब कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो भाई दहन नहीं हो सकता, कंबशन तो हो ही नहीं सकता, कंबशन कहाँ हो रहा है सूर्य में। रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर है फ्यूजन। तो देखो भाई फ्यूजन होता कैसे है सूरज में? तो जैसे कि आपको पता है कि सूरज में हर मतलब कि सूर्य जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमारा ये ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता कैसे है? देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज ये आपका सूर्य है, इसका जो सेंटर मतलब कि ये वाला पार्ट है, इसको हम अगर मैं आपको मतलब बताऊं, तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हीट होता है। अब इतने हीट की वजह से जो हमारे इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। जो हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। उन जब इनमें प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर कर पड़ने के कारण ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई जो होते हैं भाई, ये न्यूक्लियाई समझ लो, न्यूक्लियाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, ये जो है आपस में मिलने लगते हैं। और एक न्यूक्लियाई जब ये 4 न्यूक्लियाई मिलते हैं, 4 न्यूक्लियाई एक से मिलते हैं, तो ये बनते हैं एक हीलियम हमारा यहाँ पे बनता है। यानी कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से हमारा एक हीलियम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है।
तो देखो भाई, जब ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियाई वाला कम्बशन सेपरेशन और कॉम्बिनेशन का, जब ये हमारा होता है तब इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी हमें सूरज की रोशनी और हीट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सही उत्तर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, फ्यूजन हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको जैसे कि पता है H2O इसका रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे सही उत्तर H2O होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 201, 202, 205 और 206 सॉरी 206 यहाँ पे इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो देखो भाई, अगर मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, तो सपोज दैट ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें से जो हमारा 78% है वो हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, ये हमारा 78% समझ लो नाइट्रोजन है। ठीक है, और उसके बाद इसमें से भी 21% हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, और 1% में अदर गैस है। तो देखो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद 1% में अदर गैस। ये जो आप देख रहे हैं ये 1% में आती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ये 1% में आती है। ये तो कहीं से नहीं हो सकती, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। अब ऑक्सीजन जो 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है, तो आपके पास सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस गुब्बारे को ऊपर ले जाती है? देखो, ऑक्सीजन नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये एयर से जो होती है, मतलब हवा से 2 गुना ज्यादा भारी होती है, तो ये तो कहीं से नहीं हो सकता। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब देखो, कार्बन सबसे भारी गैस अगर आपसे आता है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तब कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे सही उत्तर करेंगे। अगर आपको पास क्वेश्चन आता है कौन सी गैस गुब्बारे को ऊपर ले जाती है, अगर आपके पास हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सही उत्तर आप हिसाब हीलियम को ही कीजिएगा। अगर बाई चांस आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस गुब्बारे को ऊपर ले जाती है, और आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वहां पे नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा हमेशा हाइड्रोजन। अगर आपको मैं थोड़ा सा अगर टर्मिनोलॉजी बताऊं, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, जैसे कि पता है 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से 1 हीलियम बनता है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये एयर से तकरीबन हवा से 4 गुना हल्की गैस होती है, और हीलियम जो होती है वो हवा से तकरीबन 3 गुना हल्की होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सबसे हल्की है, लेकिन हमेशा गुब्बारे को ऊपर ले जाने के लिए हम हीलियम का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल होती है, मतलब इसमें जल्दी जल्दी के आग पकड़ती ही नहीं है इसमें। और हाइड्रोजन जो होती है ये हाई फ्लेमेबल होती है, थोड़ी सी भी अगर इसको आग मिल जाए तो ये ब्लास्ट हो सकती है, जल सकता है। तो इसलिए हम गुब्बारे में हमेशा जो होता है हीलियम गैस का ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी अक्सर, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, हीलियम थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, हाइड्रोजन सस्ता पड़ता है। इसीलिए आपने थोड़ा सा देखा होगा मार्केट में अब जो एयर बैलून्स आते हैं उनमें थोड़ा हाइड्रोजन का यूज करते हैं, और कई बहुत सारे हादसे भी हम लोगों ने होते हुए देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? खनिज मतलब यानी कि मिनरल्स इसे कहते हैं, आवश्यक है। तो आपके पास ऑप्शन है आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। देखो भाई, आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है आयोडीन हमें सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा नमक यानी कि साल्ट से हमको सबसे ज्यादा मिलता है। और कौन से साल्ट? व्हाइट सॉल्ट से मिलता है। ठीक है, पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट में नहीं मिलता है हमें व्हाइट सॉल्ट में ये जो है आयोडीन मिलता है। ठीक है, पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सल्फर जो होता है वो प्रोटीन में हेल्पफुल करता है, वो उसका दूर दूर तक कहीं हड्डियों से कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम मिलता कहाँ से है आपको? दूध से मिलता है, दही से मिलता है, ठीक है, पनीर से मिलता है, और हमारे हरी सब्जियों से भी आपको यहाँ पे हमारे कैल्शियम मिल जाते हैं, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, प्रक्रिया सॉरी इसको थोड़ा सा इंग्लिश में मैं कन्वर्सेशन कर देता हूँ। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो देखो भाई, फूड आपने जो सुना होगा, सपोज फोटोसिंथेसिस किस पे होता है? पेड़ पे होता है। सपोज करो ये पेड़ है हमारा, ये हमारा यहाँ पे सन है। ठीक है, जब इसका सूर्य की एनर्जी इस पे आती है, इनकी जो
पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या करता है, एक गैस को, मतलब कि जो एक गैस को वेपराइज करता है और उस गैस को फिर एज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट करता है, और उस गैस को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस देखो CO2 है प्लस वाटर इसमें पड़ा, भाई थोड़ा सा पानी लिया, प्लस ये हमारी रोशनी आई थोड़ी सी, मतलब विटामिन डी आई। इन तीनों का मिल के क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इस फॉर्म में जब ये प्रोसेस होता है तब CO2 प्लस वाटर प्लस विटामिन डी यानी कि सूरज की एनर्जी मिलती है। इन प्रोसेस में हमारा बनता है ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन बन जाता है, और ऑक्सीजन बन जाता है तो यानी कि क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है और CO2 को क्या करता है, छोड़ता है। आपने सुना भी होगा कि जो हमारा पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और CO2 देता है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।